नमस्कार। आज तारीख है 26 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ मैं आज के विषयों का। हाँ, जरूर। पहला हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के बारे में, और इसमें जो तकनीकी और सामाजिक खामियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। दूसरा एनर्जी ट्रांजिशन और जियोपॉलिटिक्स, जहां हम यूएस, इजराइल, ईरान युद्ध, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फॉसिल फ्यूल से मिनरल्स की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है ना, उसको समझेंगे। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा विषय होगा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का MC14 संकट। यहाँ देखेंगे कि कैसे अमेरिका और चाइना की राइवलरी ग्लोबल ट्रेड रूल्स को पूरी तरह बदल रही है। सही बात है। और चौथा होगा चेन्नई के तट पर माइक्रोप्लास्टिक्स का कम मात्रा में होने के बावजूद एक बड़ा इकोलॉजिकल खतरा बनना। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत इसी बुनियादी खामी से करते हैं। अब देखिए, 13 मार्च 2026 को लोकसभा में बिल नंबर 79 पेश हुआ, यानी ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल। हाँ। और जब मैं इसके बारे में विस्तार से पढ़ रही थी तो मुझे एक बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। ये वैसा ही है जैसे किसी बड़ी लाइब्रेरी में किताबों को किसी गलत सेक्शन में रख देना। अच्छा, एनालॉजी है। मतलब ना सिर्फ उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाता है, बल्कि उनका अस्तित्व ही एक तरह से मिटा दिया जाता है। पॉलिसी मेकिंग में शब्दों और डेफिनेशंस का गलत इस्तेमाल कैसे बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का हनन कर सकता है, ये बिल इसका एक जीता जागता उदाहरण है। सही कहा। पीछे ले जाने वाला कदम लग रहा है। देखिए, इस मुद्दे की जो जड़ है ना, वो एक कोर कंसेप्चुअल फ्लॉ में छिपी है। अच्छा। सरकार ने क्या किया है नए बिल में कि सेक्स आइडेंटिटी और जेंडर आइडेंटिटी को आपस में पूरी तरह मिला दिया है। हाँ। अब इसको समझिए। सेक्स आइडेंटिटी एक बायोलॉजिकल सच्चाई है, जैसे मेल, फीमेल या इंटरसेक्स। ग्लोबली अगर देखें तो करीब 1 से 2% लोग इंटरसेक्स वेरिएशंस के साथ पैदा होते हैं। हाँ, जहाँ उनके क्रोमोसोम्स या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रिक्टली मेल या फीमेल कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जेंडर आइडेंटिटी एक साइकोलॉजिकल और सोशल कंस्ट्रक्ट है। राइट। ये इस बारे में है कि एक व्यक्ति समाज में खुद को कैसे देखता है और क्या महसूस करता है। तो यहाँ पर बिल ने इन दोनों अलग अलग आयामों को एक ही ब्रैकेट में डाल दिया है, यानी पर्सन्स विद इंटरसेक्स वेरिएशंस को सीधे ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन के अंदर शामिल कर दिया गया है। और यही सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो साफ कहते हैं कि इंटरसेक्स एक इनेट बायोलॉजिकल वेरिएशन है जिसे अलग लीगल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। जब हम इंटरसेक्स को ट्रांसजेंडर कैटेगरी में थोप देते हैं ना, तो हम उनकी स्पेसिफिक मेडिकल और सोशल जरूरतों को पूरी तरह मिटा देते हैं। और इसका सबसे भयानक यानी दिल दहलाने वाला असर पड़ता है इंटरसेक्स बच्चों पर। वेट, बच्चों पर कैसे? इस बिल में इन बच्चों पर होने वाली जो मेडिकली अनएथिकल नॉन कंसेंशुअल नॉर्मलाइजिंग सर्जरीज होती हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ओह वाओ। डॉक्टर और परिवार अक्सर सामाजिक दबाव में आकर छोटे बच्चों पर ऐसी सर्जरीज करवा देते हैं ताकि वो एक स्टैंडर्ड मेल या फीमेल बॉडी जैसा दिखे। सही बात है, ताकि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करे। एग्जैक्टली। पर इससे इन बच्चों को आजीवन फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा झेलना पड़ता है। ये तो आर्टिकल 21 यानी राइट टू बॉडीली इंटेग्रिटी और राइट टू प्राइवेसी का बिल्कुल खुला उल्लंघन लग रहा है मुझे। एक ऐसी सर्जरी जिसकी बच्चे ने कोई सहमति ही नहीं दी, वो कानूनन रोकी जानी चाहिए थी। बिल्कुल रोकी जानी चाहिए थी। लेकिन चलिए इस बिल के एक और पहलू पर आते हैं जो आजकल काफी चर्चा में है। इसके सेक्शन 18 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया है जिसमें जबरन भिक्षावृत्ति या फोर्स्ड सर्विट्यूड में धकेलने पर 5 से 14 साल की सजा का प्रावधान है। सतही तौर पर देखने में तो ये बड़ा सख्त और कारगर कदम लगता है ना, पर मेरा सवाल ये है कि क्या इससे जमीनी स्थिति सच में बदलेगी? अब अगर हम इसको उस अदृश्य ढांचे के नजरिए से देखें जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे, हाँ? तो ये बिल एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। कैसे? ये प्रावधान सिर्फ बाहरी लोगों यानी एक्सटर्नल परपेट्रेटर्स को टारगेट करता लगता है, लेकिन जो अंदरूनी शोषण का लंबा इतिहास है, जिसे हम कॉलोनियल एरा का हिजरा जमात खाना सिस्टम कहते हैं, उस पर इसका कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, मतलब बिल वहां चुप है। दरअसल चुप ही नहीं है, ये बिल ऐसी संस्थाओं को परोक्ष रूप से कानूनी मान्यता दे रहा है। आज भी कई चीफ हिजरा नायक एक पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं जहां वो अपने चेलस की कमाई को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। ओह। जो छोटे बच्चे अपने परिवारों द्वारा त्याग दिए जाते हैं, उन्हें इन एक्सप्लॉयटेटिव घरानों और हवेलियों में लाकर रखा जाता है। उनसे जबरदस्ती भिक्षावृत्ति और वैश्यवृत्ति करवाई जाती है। इन बच्चों के रिहैबिलिटेशन, एजुकेशन या उन्हें इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए इस बिल में कोई ठोस फ्रेमवर्क ही नहीं है। यानी जो प्रॉब्लम रूट में है उसे एड्रेस करने के बजाय एक सदियों पुरानी एक्सप्लोटेटिव हायरार्की को बस एक कानूनी थप्पा दे दिया गया है। बिल्कुल। और अगर हम इंटरसेक्शनैलिटी की बात करें, क्योंकि भारत जैसे विविध देश में कास्ट, रिलीजन और क्लास का एक अपना अलग असर होता है। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो SC/ST कम्युनिटी से आता है,
उसे समाज में दुगना भेदभाव झेलना पड़ता है। डबल डिस्क्रिमिनेशन। पर मैंने इस बिल में ऐसी वल्नरेबल इंटरसेक्शंस के लिए कोई टारगेटेड पॉलिसी या रेमेडी नहीं देखी। सही कहा। और इसके अलावा सिविल राइट्स पर भी ये बिल पूरी तरह खामोश है। सिविल राइट्स जैसे? हाँ, जैसे शादी, बच्चे गोद लेना यानी अडॉप्शन, प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार, इन सभी मामलों में GIESC यानी जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्रेशन एंड सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिटीज को अनदेखा कर दिया गया है। राइट। जब तक पारिवारिक कानूनों में उन्हें बराबरी का हक नहीं मिलता ना, तब तक उनकी नागरिकता और उनका अस्तित्व कानूनी रूप से अधूरा ही रहेगा। तो देश के अंदर कानून के इन अदृश्य ढांचों और परिभाषाओं की खामियां समझने के बाद अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वहां भी एक ऐसा ही अदृश्य ढांचा है जो देश की संप्रभुत्व यानी सॉवरेनिटी को तय कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा अगला टॉपिक है द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, तेल बनाम खनिज। ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। UN क्लाइमेट चीफ साइमन स्टील ने हाल ही में ब्रसल्स में एक बहुत बड़ा बयान दिया था। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था कि फॉसिल फ्यूल पर हमारी जो निर्भरता है ना, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और आर्थिक संप्रभुता को छीन रही है। और इस बयान का बैकग्राउंड काफी गंभीर है अगर आप देखें तो। US इजराइल ईरान वॉर चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर खतरा मंडरा रहा है। श्रोताओं को बता दूं कि भारत अपना करीब 60% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। बहुत बड़ा नंबर है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में टेंशन की वजह से हमारी स्टेट रन रिफाइनरीज को फोर्स मजोर डिक्लेयर करने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, और फोर्स मजोर एक ऐसी कानूनी स्थिति होती है जहां कंपनी एक तरह से हाथ खड़े कर देती है कि युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसे हालात हमारे काबू से बाहर हैं, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बड़ा तीखा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर हम मिडिल ईस्ट के तेल के चक्रव्यूह को छोड़कर सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स पे शिफ्ट हो भी जाएं, तो क्या हम एक डिपेंडेंसी यानी तेल को दूसरी डिपेंडेंसी यानी चाइना के क्रिटिकल मिनरल से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं? ये चिंता बिल्कुल वाजिब है और डेटा इसको पूरी तरह सपोर्ट भी करता है। कैसे? अगर हम ओपेक प्लस को देखें तो वो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का करीब 40% कंट्रोल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स को देखें तो चाइना अकेला दुनिया का 60% लिथियम, 70% कोबाल्ट और लगभग 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रोसेस करता है। वेट, 90%? हाँ, तो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल मैकेनिज्म है जिसे समझना बेहद जरूरी है। फर्क फ्लो और स्टॉक का है। फ्लो और स्टॉक, इसको थोड़ा और विस्तार से समझाइए, क्योंकि तेल भी तो फ्लो करता है और मिनरल्स का भी ट्रेड होता है ना। देखिए, तेल एक फ्लो रिसोर्स है जिसे आपको लगातार कंज्यूम करना पड़ता है। अगर आज रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो जाए तो तेल की आपूर्ति कल सुबह तक रुक जाएगी। सही बात है। तेल नहीं तो एनर्जी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वहीं पर ठप हो जाएगा। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स एक स्टॉक या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। मान लीजिए कल को चाइना क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई पूरी तरह रोक देता है, तो इसका नतीजा क्या होगा? ये होगा कि नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने या नए सोलर पैनल्स लगाने में देरी होगी या उनकी कीमत बढ़ जाएगी। राइट। पर जो सोलर पैनल्स भारत में कल तक लग चुके हैं या जो विंड टर्बाइन्स आज घूम रहे हैं, वो बंद थोड़ी होंगे। मैं समझ गई। जब तक धूप निकल रही है और हवा चल रही है, वो लगातार एनर्जी देते रहेंगे। मिनरल्स की कमी करंट एनर्जी सप्लाई को तुरंत ठप नहीं कर सकती, जैसा तेल के केस में होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताया आपने। यानी एक कंज्यूमेबल रोजमर्रा की जरूरत है, जबकि दूसरा एक बार का लागत या इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल। लेकिन इस एनर्जी ट्रांजिशन की रफ्तार को आखिर तय क्या कर रहा है? साइमन स्टील का कहना था कि इसका आधार एथिक्स यानी नैतिकता और प्लैनेट को बचाने की भावना होनी चाहिए। पर रियल वर्ल्ड में देखकर ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिक्स और मार्केट इकोनॉमिक्स ही इसको ड्राइव कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। आर्थिक शक्तियां यहाँ सबसे बड़ा ड्राइवर है। इसको हम एक इकोनॉमिक मैकेनिज्म से समझते हैं। हाँ, समझाइए। देखिए, ऑफशोर विंड फार्म्स लगाने का शुरुआती खर्चा बहुत से ज्यादा होता है। अब मान लीजिए वेस्ट एशिया में पूरी शांति है और ब्रेंट क्रूड ऑयल सस्ते में लगभग 60 से 65 डॉलर पर बैरल पर मिल रहा है। ओके। ऐसे माहौल में सस्ते तेल के सामने विंड फार्म का पेबैक पीरियड यानी अपनी लागत वसूल करने का समय 15 साल तक लंबा खिंच जाता है। तो सरकार और कंपनियां सस्ता तेल ही चुनती हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट सबको प्यारा है। लेकिन जैसे ही युद्ध होता है और तेल की कीमत आसमान छूती है, वही विंड फार्म का पेबैक पीरियड घटकर 4 से 5 साल रह जाता है। हाँ, तो इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्राइसिस भारत और बाकी देशों को मजबूर कर रहा है कि वो रिन्यूएबल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को तेजी से बढ़ाएं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी और आर्थिक मजबूरी दोनों यही डिमांड कर रही हैं इस वक्त। एग्जैक्टली। लेकिन साइमन स्टील की उस एथिक्स वाली बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते। उनका पॉइंट यह है कि सिर्फ डर या आर्थिक मजबूरी लंबा नहीं टिकती। हाँ, डर हमेशा काम नहीं करता। अगर एनर्जी ट्रांजिशन का प्राइमरी टूल सिर्फ डर है, तो कल को जब युद्ध खत्म होगा और तेल वापस सस्ता होगा, दुनिया फिर से एनवायरनमेंट को भूल जाएगी। तब लोगों को कॉन्गो के कोबाल्ट माइंस में होने वाले चाइल्ड लेबर या साउथ अमेरिका में लिथियम माइनिंग के कारण होने वाले पानी के संकट ज्यादा दिखने लगेंगे। इसलिए एनर्जी ट्रांजिशन एक लॉन्ग टर्म नैतिक लक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। बहुत सही पॉइंट है ये। तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के इन अदृश्य ढांचों पर ताकतवर देश जिस तरह कब्जा जमा रहे ना, ठीक वही पावर स्ट्रगल अब एक और इंटरनेशनल सिस्टम को तोड़ रहा है, ग्लोबल ट्रेड रूल्स को। बिल्कुल तोड़ रहा है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे विषय पर, WTO's MC14 और मल्टीलैटरलिज्म का संकट।
ये जो 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है, ये 26 से 29 मार्च तक कैमरून के याओंडे में चल रही है। और इस स्थिति को समझाने के लिए एक एनालॉजी मुझे बिल्कुल ठीक लगती है। कैसी एनालॉजी? ये कुछ वैसा ही है जैसे खेल में, मान लीजिए क्रिकेट में, सबसे ताकतवर खिलाड़ी अचानक से अंपायर को ही ग्राउंड से बाहर निकाल दे और नए रूल्स मानने से इनकार कर दे। क्यों? क्योंकि अब एक नया खिलाड़ी उसके बराबर आकर खड़ा हो गया है और पुराने खिलाड़ी को लग रहा है कि अंपायर के फैसले अब उसके फेवर में नहीं है। यहाँ ताकतवर खिलाड़ी अमेरिका है, नया खिलाड़ी चाइना है और अंपायर है हमारा WTO। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। WTO के स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन को समझने के लिए हमें इसके रूल्स को देखना होगा। हाँ। अमेरिका ने हाल के वर्षों में लगातार टैरिफ्स को वेपनाइज किया है, यानी व्यापारिक कर को हथियार बनाया है। उन्होंने WTO के सबसे बुनियादी नियम, जिसे मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN रूल कहते हैं, उसका खुला उल्लंघन किया है। और ये MFN रूल एग्जैक्टली क्या कहता है? MFN का मतलब है कि आप किसी एक देश के खिलाफ भेदभाव वाले टैरिफ्स नहीं लगा सकते। अगर रूल्स सबके लिए हैं तो सबके लिए हैं। हाँ। पर अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर स्टील, एल्यूमिनियम और टेक पर भारी टैरिफ्स लगाए, सिर्फ कुछ देशों पर। चलिए, मैं समझ सकती हूँ कि MFN रूल तोड़ दिया गया, पर सिस्टम में तो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ना। जब सब जानते हैं कि WTO की एपेलेट बॉडी यानी उसकी सुप्रीम कोर्ट जरूरी है, तो अमेरिका अकेले उसको हॉस्टेज कैसे बना सकता है? क्या उनके पास कोई वीटो पावर है वहां? नहीं, कोई फॉर्मल वीटो नहीं है। WTO में हर फैसला कंसेंसस यानी आम सहमति से होता है। ओह। इसका मतलब है अगर एक देश भी विरोध करे तो फैसला वहीं रुक जाता है। एपेलेट बॉडी में 7 जजेस होते हैं और नए जजेस की नियुक्ति के लिए सभी देशों की सहमति जरूरी होती है। तो अमेरिका ने क्या किया? सहमति देना बंद कर दिया। पुराने जजेस रिटायर होते गए और नई नियुक्तियां हुई नहीं। वाओ। नतीजा यह हुआ कि बॉडी में मिनिमम रिक्वायर्ड कोरम ही नहीं बचा कि वो कोई फैसला सुना सकें। एक तरह से बिना किसी फॉर्मल वीटो के अमेरिका ने पूरे जुडिशियल सिस्टम को अपंग बना दिया। इस MC14 मीटिंग में इसीलिए इतना बड़ा संकट छाया हुआ है आज। तो इस MC14 कॉन्फ्रेंस में आखिर दांव पर क्या लगा है? भारत और बाकी विकासशील देशों के लिए यहाँ मुख्य चिंताएं क्या-क्या हैं? देखिए, यहाँ 3 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर भारी बहस चल रही है। पहला है प्लूरीलैटरल अग्रीमेंट्स। जैसे मैंने बताया, WTO मल्टीलैटरल है, सबकी सहमति चाहिए वहां। हाँ। पर अब कुछ अमीर देश मिलकर एक छोटा ग्रुप बना रहे हैं और नए रूल्स थोपना चाहते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। भारत इसका कड़ी शब्दों में विरोध कर रहा है, क्योंकि इससे WTO टुकड़ों में विखंडित हो जाएगा और गरीब देशों की आवाज दब जाएगी। एग्जैक्टली। और दूसरा बड़ा मुद्दा है ई-कॉमर्स मॉरेटोरियम। हाँ, ये मॉरेटोरियम मैंने पढ़ा था कि 31 मार्च को खत्म हो रहा है। पर इसका आम इंसान की भाषा में क्या मतलब है? ये मॉरेटोरियम आखिर है क्या चीज? देखिए, 1998 में जब इंटरनेट शुरुआती दौर में था, तो WTO मेंबर्स ने तय किया था कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस पर कस्टम ड्यूटीज या टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। ओके, क्योंकि उस वक्त उतना डिजिटल ट्रेड नहीं होता था। सही पकड़ा। उस वक्त डिजिटल ट्रेड बहुत छोटा था। पर आज देखिए, हम सॉफ्टवेयर, मूवीज, AI डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ डिजिटल बॉर्डर्स के पार भेज रहे हैं। विकासशील देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, उन्हें अब महसूस हो रहा है कि इन डिजिटल इंपोर्ट्स पर ड्यूटी न लगाने से उन्हें सालाना अरबों डॉलर के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये मॉरेटोरियम अब खत्म हो जाए, जबकि अमेरिका और बाकी टेक जायंट्स इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरा मुद्दा जिसे अमेरिका पुश कर रहा है, वो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी SDT से जुड़ा है। अच्छा। SDT इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी देश एक समान स्थिति में नहीं हैं। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल राइट्स और लचीलापन मिलना चाहिए ग्लोबल ट्रेड में। पर अमेरिका का कहना है कि भारत और चीन अब बड़ी इकोनॉमीज बन चुकी हैं, इसलिए उनसे ये टैग छीन लिया जाना चाहिए। ऐसे में तो भारत को एक बहुत ही प्रोएक्टिव रोल निभाना होगा। अब मेरा मतलब है, एक ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत को आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लाने होंगे, जैसे एपेलेट बॉडी के मेंबर्स को कंसेंसस के बजाय वोटिंग से चुनना। सही बात है। अगर हम मल्टीलैटरलिज्म को नहीं बचा पाए ना, तो ग्लोबल ट्रेड में ताकत के जोर पर दबाव डालने का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, ग्लोबल ट्रेड, उद्योगों का अंधाधुंध विस्तार और इन सभी बड़ी जियोपॉलिटिक्स का जो सबसे अदृश्य और खतरनाक नतीजा है ना, वो आखिरकार हमारे लोकल एनवायरनमेंट में जमा हो रहा है। और यही हमें हमारे आखिरी विषय की तरफ ले जाता है, चेन्नईज माइक्रोप्लास्टिक्स थ्रेट। अभी हाल ही में थूथुकुडी के VO चिदम्बरम कॉलेज ने चेन्नई के 15 बीच साइट्स पर एक स्टडी की थी। हाँ, मैंने पढ़ी वो स्टडी। और यहाँ ना एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आती है। स्टडी कहती है कि इन तटों पर माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी कम है, लेकिन फिर भी इकोलॉजिकल खतरा उतना ही बड़ा है। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये एक मैथ के सवाल जैसा नहीं लगता, जहां 100 का मतलब ज्यादा खतरा और 10 का मतलब कम खतरा हो। ये तो जहर की उस एक बूंद की तरह लग रहा है जो प्योर ग्लास के पानी को दूषित करने के लिए काफी होती है। देखिए, डॉक्टर शाजी अहरात और डॉक्टर शेखर सेल्वम की जो ये स्टडी है, ये एक नया नजरिया पेश करती है। वो कहते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, यानी अक्सर हम एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग में सिर्फ गिनती या काउंट्स पर ध्यान देते हैं कि कितना प्लास्टिक मिला, पर असल खतरा इस बात से तय होता है कि उस माइक्रोप्लास्टिक का पॉलीमर टाइप क्या है और उसका शेप कैसा है।
अच्छा, चेन्नई के इन बीचेस पर जो सबसे ज्यादा पाया गया है वो है नायलॉन फाइबर्स, जो 1000 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। और ये नायलॉन फाइबर्स अपने स्ट्रक्चर की वजह से सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं। पर एक बात समझाइए आसान भाषा में, ये इतने छोटे यानी जो आंखों से दिख भी नहीं रहे फाइबर्स, जो मात्रा में भी कम है, वो आखिर इतना बड़ा इकोलॉजिकल और ह्यूमन रिस्क कैसे पैदा कर रहे हैं? पूरा मैकेनिज्म क्या है इसका? इसके मैकेनिज्म को हम समुद्र की तलहटी से शुरू करते हैं, जिसे साइंटिफिक भाषा में बेंथिक लेयर कहते हैं। ओके, बेंथिक लेयर समुद्र के इकोसिस्टम का फाउंडेशन है, जहाँ छोटे वॉर्म्स, क्रैब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जब ये छोटे नायलॉन फाइबर्स वहां पहुंचते हैं ना, तो ये मरीन ऑर्गेनिजम्स उन्हें खाना समझकर खा लेते हैं। ओह गॉड! अब क्योंकि ये फाइबर्स शेप में लंबे और पतले होते हैं, ये उन ऑर्गेनिजम्स के छोटे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में उलझ जाते हैं और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। यानी सीधा फाउंडेशन पर ही अटैक हो और रहा है। खतरा यही नहीं रुकता। ये नायलॉन पॉलीमर्स पर्सिस्टेंट होते हैं, मतलब ये आसानी से नष्ट नहीं होते। इनकी सतह ऐसी होती है कि समुद्र के पानी में मौजूद केमिकल पोल्यूटेंट्स और हैवी मेटल्स को अपने अंदर सोख लेते हैं। एक स्पंज की तरह। बिल्कुल एक स्पंज की तरह। ये एक तरह से जहर के कैप्सूल बन जाते हैं। अब फूड चेन को देखिए। हाँ, उन छोटे बेंथिक ऑर्गेनिजम्स को बड़ी मछलियां खाती हैं, उन्हें उससे बड़ी मछलियां, और आखिर में जब वही सी फूड ह्यूमन प्लेट तक यानी हमारी थाली तक पहुंचता है, तो ये टॉक्सिक केमिकल्स और बैक्टीरिया सीधे इंसानी शरीर में प्रवेश करते हैं। लंबा एक्सपोजर हमारे हार्मोनल सिस्टम और इम्यून सिस्टम को सीवियर डैमेज कर सकता है। बाप रे! यानी वो छोटा सा थ्रेड जो हमारी आंखों को दिख भी नहीं रहा और जो नंबर्स में भी कम है, वो पूरी फूड चेन को जहरीला बनाकर सीधे हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन इसका सोर्स क्या है आखिर? ये आते कहाँ से है? ये जो अदृश्य खतरा है, ये पूरी तरह ह्यूमन एक्टिविटी का नतीजा है। इसके 2-3 बड़े सोर्सेज हैं। पहला, कमर्शियल फिशिंग नेट्स और रोप्स जो टूटकर समुद्र में गिर जाते हैं और धीरे धीरे माइक्रो फाइबर्स में टूटने लगते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे सिंथेटिक कपड़े। कपड़े। हाँ, जब हम उन्हें वॉशिंग मशीन में धोते हैं ना, तो हजारों माइन्यूस्कल फाइबर्स निकलकर अर्बन सीवेज के जरिए बिना किसी फिल्टर के सीधे समुद्र में पहुंच जाते हैं। तो इस जहर को फैलने से रोकने का क्या उपाय बचा है हमारे पास? देखिए, अभी वक्त है, क्योंकि मात्रा एक्सट्रीम लेवल्स पर नहीं पहुंची है। पॉलिसी ड्रिवन इंटरवेंशंस की सख्त जरूरत है। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स में एडवांस फिल्टर्स लगाना, फिशिंग गियर की प्रॉपर रिसाइकलिंग पॉलिसी बनाना और सिंथेटिक कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स में बदलाव करना, ताकि वो कम फाइबर्स शेड करें। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।